बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं और शहजाद बेग साहब हाजिर हैं मुकालमा। आज हम जिस शख्सियत के साथ मौजूद हैं वो हैं जनाब डॉक्टर वहीद अहमद। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हाँ जनाब साबिर रजा साहब। ठीक हैं आप? मैं डॉक्टर वहीद अहमद को 40 से ऊपर 42 सालों से जानता हूं। उन्होंने एक मुशायरे में एक नज़म पढ़ी थी जिसको सुनकर मुझे उस वक्त ही एहसास हो गया था कि उनके अंदर एक ऐसा शायर मौजूद है जो आने वाले दिनों में एक हैरत जरूर छोड़ेगा। उन्होंने खुद को नज्म में फना किया, और जब इंसान अपनी जात को किसी जात में फना कर देता है तो फिर अगर नज्म ने भी इनको अपने अंदर कबूल फरमा लिया तो यानी नज्म ने वहीद अहमद को ना सिर्फ कबूल किया बल्कि उसे एक ऐसा कैनवस दे दिया जिसमें वो जब चाहता है, जैसी चाहता है, वो नज्म लिख देता है। और उस नज्म में उसका जमाना बोलता है। और मैं समझता हूं कि अगर किसी शायर के शेर में या नज्म में उसका जमाना बोले तो वो शायरी कभी खत्म नहीं होती। इनकी शायरी में जिंदगी मौजूद है और इनकी नज्मों में नई जहतें खुलती हैं। और बिलाशुबा अहद मौजूद का एक बहुत बड़ा शायर डॉक्टर वहीद अहमद हमारे सामने हैं। जनाब डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहते हैं कि मजीद अमजद से लेकर शायरी तो बेशुमार लोगों ने की है, गजलें भी लिखी हैं, नज़में भी लिखी हैं। मैं समझता हूं कि मजीद अमजद से लेकर डॉक्टर वहीद अहमद तक दरमियान में कोई नहीं, और नहीं होंगे। देखें, मैं किसी को कमजोर नहीं या कम नहीं करना चाहता। सबने अपनी अपनी शायरी की है, लेकिन जो आपने नज्म को अरूज बख्शा है वो मैं तो बिलाशुबा मैं तो कह सकता हूं कि जो इंग्लिश शायरी भी है जिसकी तारीख हमसे बहुत कदीम है, उसमें भी इतनी अच्छी नज़में नहीं हो रही जितनी नज़म आजकल डॉक्टर वहीद साहब ने शुरू की और उसके बाद आपको लोगों ने आगे फॉलो किया और वो लिख रहे हैं। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? साबिर रजा साहब, इतनी मोहब्बत भरी, इतनी खुलूस भरी जो बात आपने की है, मैं इसका शुक्रिया ही अदा कर सकता हूँ। और मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता। आप तो खुद माशाल्लाह मुस्तनद दानिश्वर हैं, लिखारी हैं। मैं आपका फैन हूँ। गुजारिश ये है कि कभी कंपैरिजन में मैं नहीं पड़ा। ये बड़े लोग हैं, इनसे हम लोग सीखते रहे हैं हमेशा और सीखते ही रहना चाहिए। कोई अगर आप को नज़्म पसंद आती है तो मेरी खुशकिस्मती है। ये आपने ये जो बातें की हैं ये मेरे लिए हौसला अफजाई है, लिखने की एक तहरीक है। मैं तो यही कहूँगा, मैं आपका शुक्रिया ही अदा कर सकता हूँ इस बात पे। तो डॉक्टर साहब, एक ये नज़्में देखें, हमें नज़्में मिली हैं, वो कताबंद भी हैं और आज़ाद नज़्में भी पहले लोग कहते रहे हैं, फैज साहब ने भी कही हैं और बेशुमार शोरा कराम ने। तो लेकिन आपका अंदाज जो है ना, जो जुनूनियत आपकी शायरी में है, देखें एक शायर का होना तो एक अलग बात है, लेकिन उसके साथ जुनून भी शामिल हो तो वो फनकार वाकई कोई और किस्म का फनकार होता है भाई।
जैसे नुसरत फतेह अली खान था, कवाली तो थी मौजूद, लेकिन जो नुसरत फतेह अली खान ने आकर उसको उसमें जो नई रूह फूंकी है या नई जिंदगी जो दी है, वो मेरे ख्याल में 100 साल तक नुसरत फतेह अली खान का नाम तो रहेगा ना। साबिर साहब, इसमें मैं यही गुजारिश करूंगा कि मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपनी वारदात लिखूं जी, मुझ पे बीतती है, मैं वो लिखूं, क्योंकि मैंने देखा है कि अक्सर तो बेशतर लोग जो हैं वो अपनी कहानी नहीं लिखते, वो इधर उधर की बातें और एक जमालियाती क्या कहना चाहिए खेल रचाते हैं और क्राफ्ट की शायरी करते हैं जी, या ततब्बो करते हैं, पैरवी करते हैं। जी, मेरे ख्याल में जो शायर है वो अपनी बायोग्राफी लिखता है, उसको अपनी बायोग्राफी लिखनी चाहिए शायरी में, उसे अपनी वारदात लिखनी चाहिए और जिस मिट्टी में के साथ वो मुंसलिक होता है वो उसको उसके बारे में लिखना चाहिए, उसके साथ मुंसलिक होकर लिखना चाहिए। मेरा ख्याल है कि अगर मेरी शायरी में अगर एक अलग पहचान बनती है तो उसकी वजह शायद यही है कि मैं कहानियां लिखता हूँ। मैं शायरी में कहानी कहता हूँ और कहानी में शायरी लिखता हूँ। जी, बिल्कुल। तो बहुत सारी नज़मों में आपने देखा होगा कि वो कहानियां हैं, कभी किसी बुढ़े की कहानी, कभी किसान की बेटी की कहानी, कभी सुकरात कराची में आया है उसकी कहानी, कभी रात की कहानी, कभी किसी लाइब्रेरी की कहानी। लेकिन ये वो कहानियां हैं साबिर रज़ा साहब जो कि हमारे मुल्क के गली कूचों में बिखरी हुई, ये मुस्ताक ली हुई नहीं है, ये वो कहानियां हैं जो कि मुझ पे बीती, जो कि हम सब पे बीती हैं। मेरे ख्याल में जो वारदात होती है शायर की, अपनी वारदात होती है, उसको वो वारदात लिखनी चाहिए और मैं वही वारदात लिखता हूँ। मतलब शायरी को मेरा ख्याल है आप बीती की तरह लिखना चाहिए, तारीख की तरह लिखना चाहिए। तो मेरे ख्याल में शायर ऑटोबायोग्राफी भी अपनी लिखता है और वो उस वक्त की तारीख भी लिखता है जिसमें वो रहता है। तो मैं जहां जहां मूव करता हूँ अपने मुल्क में, खास तौर पे, बाहर भी आपके मुल्क में भी आने का इत्तेफाक हुआ, लेकिन मैं अपनी मिट्टी के साथ अपनी जुड़त रखता हूँ और मैं वही कहानियां लिखता हूँ जो कि मुझे पेश आती हैं, जो कि मुझ पर बीतती हैं। शहजाद बेग साहब। मैं डॉक्टर साहब पहले तो सलाम पेश करता हूँ डॉक्टर बेग साहब। हाँ बेग साहब, कैसे हैं? मैं आज के इस मुकालमे को इस बात से आगाज करूंगा कि मैं इस बात का आईनी शाहिद हूँ। मैं जब इस्लामाबाद में जाता हूँ, लाहौर में जाता हूँ, कराची में जाता हूँ, तो डॉक्टर साहब आपके बारे में जब मुशायरों में ये बात कही जाती है कि हम शायर होते हैं, तो आपका तो शेरो खून बढ़ जाता होगा कि मेरी जो शनाख्त है बतौर शायर पूरी दुनिया में तो होनी थी, पूरे पाकिस्तान में भी हर बंदा जो है मुझे शायर के नाम से पुकारता है। तो आप क्या महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं हम शायरों में जब आपको सिर्फ इतना ही कहकर पुकारा जाता है कि हम शायर होते हैं? खुशी होती है, ज़ाहिर है ये हम शायर होते हैं। अब इसको शायर दोस्त जो हैं वैसे शायरों का कौमी तराना कहना उन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि शायर की एपिक है, एक शायरों की एपिक है और दिल से निकली हुई एक आवाज है, दोस्तों को अच्छी लगी और इसकी पजीराई हुई, तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। और वाकई ये खासतौर पे शायरों में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है और मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि जब इस नज्म को इतनी मोहब्बत के साथ लोग पढ़ते हैं और इसको कोट करते हैं। हम आपकी जुबान से भी सुनना चाहते हैं। अच्छा, मैं आपको पेश कर देता हूँ जी। हम शायर होते हैं, हम पैदा करते हैं, हम गीली मिट्टी को मुट्ठी में भींचा करते हैं तो शक्लें बनती। वाह 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 वाह। हम उनकी चोंचें खोल के सांसें फूंका करते हैं, जो मट्टी थे वो छू लेने से कायर होते हैं, हम शायर। क्या बात। कनान में रहते हैं जब जलवा करते हैं तो शस्त्र अंगुश्तों को पोरें निश्तर देती हैं।
फिर खून टपकता है जो सर्द नहीं होता, एक सहमा सा सकता होता है, दर्द नहीं होता। वाह वाह वाह। यूनान के डाकू हैं हम, देवताओं के महल में नकब लगाया करते हैं। वाह। हम आसमान का नीला शह दरवाजा तोड़ते हैं, हम आग चुराते हैं तो इस दुनिया की यख चोटी से बर्फ पिघलती। वाह। फिर हुए सीने हिलते हैं, सांस उमकती है और शरियानों के मुंह खुलते हैं, खून धड़कता है। वाह वाह वाह। जीवन रामायण में जब रावण इस्तबदादी कारोबार चलाता है, हम सीता लिखते हैं। वाह। जब रथ के पहिए जिस्मों के खाशाक कुचलते हैं तो गीता लिखते हैं। के सहमे कपड़ों पर बखिया होता है, हम बोला करते हैं। और जब मंडी से एक एक तराजू गायब होता है तो जीवन को मीजान पे रखकर तोला करते हैं। वाह वाह वाह। मजदूरी करते हैं हम, लफ्जों के जंगल से लकड़ी काटा करते हैं। हम अर कशी के माहिर हैं, अंबार लगाते हैं, फिर रंदा फेरते हैं, फिर बर्मा देते हैं, फिर बिदते हैं, फिर चूर बिठाते हैं। वाह 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 वाह। और हम थोड़े हैं इस भरी भराई दुनिया में, हम कम कम होते हैं। वाह। जब शहर में जंगल तर आए और उसका चलन जंगलाए तो हम मुकार से आते हैं। वाह वाह वाह। शहर की जद में हो और उसका सुकून शहराए तो बरगद से निकलते हैं। वाह। थोड़े हैं हम कम कम होते हैं। वाह। तो ये हम शायर होते। वाह। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया बेग साहब, सागर साहब, इनायत है। डॉक्टर साहब, ये इनफरादियत जो आप में है, आपकी शायरी में है, आपने मुताला तो बहुत ज्यादा किया होगा। आपका प्रोफेशन भी एक ऐसा था कि जिसमें आप इंसानियत के बहुत ज्यादा करीब होते हैं। आपने अपना ताल्लुक मट्टी से नहीं तोड़ा, उसी मट्टी के आप आदमी हैं, और जो अपनी मट्टी से जुड़ा हुआ हो जी, तो उसकी शायरी का रंग अलग ही होता है। तो गजल की तरफ भी आपका रुख हुआ है और बहुत अच्छी आप गजलें लिखते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये बैलेंस आप किस तरह करते हैं? देखिए, मैं बुनियादी तौर पे खुद को नज्म का शायर कहता हूँ। मैं नज्म का शायर हूँ, नज्म का तालिब इल्म हूँ, नज्म मेरा पैशन है। आप माशाल्लाह खुद इतने शानदार लिखारी हैं, बेग साहब हैं, आप दोनों दानिश्वर हैं। आप इस बात को बखूबी समझते हैं। आप देखते हैं, हमारे दोस्तों में आप देख लीजिए कि ये एक मैलान तबाह होता है। कुछ लोग हैं, दोस्त हैं, उनकी जो है वो गजल कहने की तरफ माइल होती है, कुछ जो है वो नज्म कहते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो कि ये दोनों जो असनाफ सुखन हैं इनमें मश्क करते हैं और दोनों असनाफ में बराबर खूबसूरत लिखते हैं। ये लोग कम हैं और इनमें मजीद अमजद साहब का नाम आता है, फैज साहब का नाम भी आता है, फराज साहब का नाम भी आता है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैं बुनियादी तौर पे गजल पढ़ता हूं, गजल से मैं सीखता हूं। जो मेरे बहुत सारे दोस्त नज़्म निगार हैं उनसे जरा मुख्तलिफ इस सिलसिले में राय रखता हूं, क्योंकि वो नज्म और गजल जो है उसके दरमियान में एक बड़ी क्लियर लाइन ऑफ डिमार्केशन करते हैं। वो कहते हैं कि गजल और सिंफ है, नज्म और सिंफ है। मेरा ख्याल है कि ये बात जब हम उर्दू शायरी की करते हैं तो उसमें ये हम लकीर शायद नहीं खींच सकते। उसकी वजह ये है कि जब हम उर्दू जुबान और उर्दू शेर व अदब का इर्तिका देखते हैं पिछले कुछ तकरीबन 750 साल पर मुहित, खास तौर पे जब हम हजरत अमीर खुसरो को संगे मील बनाते हैं और जहाँ एक तरह से उर्दू शायरी अपना आगाज करती है, उर्दू जुबान जो है वो अपना आगाज करती है, तो इस 750 साल में जो गजल की तारीख है वो बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है और बड़ी मुसल्लमा है और बड़ी मजबूत है।
इसके अलावा हमारे कल्चर में गजल जो है वो सरायत कर चुकी है। चुनाचे ये जरूरी है कि हम लोग जो कि नज्म कहते हैं और नज्म के तालिब इल्म हैं, तो नज्म हमारे यहाँ गुज़िश्ता तकरीबन 100 साल से बाकायदा इससे पहले जो है वो इसकी मुख्तलिफ किस्में थी। वैसे तो नज्म जो है, नज्म की बात कर रहा हूँ, सॉरी, नज्म एक यूनिवर्सल मीडियम है। इसका गजल से ही इस तरह मुख्तलिफ हो जाती है कि तकरीबन 800 साल कबल मसीह से ये चल रही है, होमर से चल रही है, और मुख्तलिफ ममालिक की खुशबू लेती हुई ये पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में बड़े सगीर में ये आई। और वैसे तो मेरे ख्याल में हजरत अमीर खुसरो से ही शुरू हो जाती है नज्म हमारे यहाँ उर्दू में। उनके जो गीत हैं, उनकी जो पहेलियां हैं, उनकी जो कहमुकरनियां हैं, ये उनकी जो अवलिन शक्लें थी, ये होती फिर नज़ीर अकबराबादी एक संग नील आता है बहुत बड़ा, वहां पे नज्म बाकायदा एस्टेब्लिश होके जो फिर 19वीं सदी में आती है, और मसनवियों की शक्ल में और मरसियों की शक्ल में हमें जो असातिज़ा के यहाँ मीर और सौदा से होती हुई और मीर बबर अली अनीस तक आती है। ये अगला संग मील है बहुत ही अहम नज्म का। और फिर ये चलती हुई 20वीं सदी में जब आती है तो फिर एक बाकायदा नज्म अपनी वो शक्ल इख्तियार करती है जो जिसका तसलसल के अभी तक कायम है और जिस तसलसल में हम लिख रहे हैं। तो फिर वो लोग आते हैं जिनका आप जिक्र फरमा रहे थे कि जिनमें मजीद अमजद साहब आते हैं, मीरा जी हैं, राशिद हैं, अख्तर हुसैन जाफरी साहब हैं और दूसरे अफरीन हैं। तो फिर जो है ये नज्म और खास तौर पे आजाद नज्म जो है वो अपना रंग दिखाती है और हम उसी में लिख रहे हैं। तो गजल का जो आपने फरमाया उसमें मैं ज़ाती तौर पे आपको बताता हूँ कि मैं गजल का बाकायदा तालिब इल्म हूँ, मैं संजीदा तालिब इल्म हूँ, मेरी तरबियत गजल की है और असातिज़ा का कलाम हर वक्त पढ़ने की मैं कोशिश करता हूँ। और मैं ये बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि उर्दू शायरी में, जिसमें कि नज्म और गजल दोनों शामिल हैं, जब तक हम असातिज़ा को नहीं पढ़ेंगे, असातिज़ा की गजल को बिलखुसूस, तो मिसरा साजी है, जो तलाज़मा कारी है, जो शुकुह अल्फाज हैं, जो तलमीहात हैं, और जो शायरी का हुस्न है, मेरा ख्याल है उस तक हम उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते उर्दू शायरी में जब तक कि हम असातिज़ा की गजल को बिलखुसूस ना पढ़ें। चुनाचे जरूरी है नज्म के शायरों के लिए कि वो गजल से सीखें। गजल से सीखना ऐसे ही है जैसे कि एक गीत आपने नुसरत फतेह अली खान साहब की मिसाल दी, बिल्कुल पर्टिनेंट मिसाल है कि नुसरत फतेह अली खान की वो बुनियादी तौर पर कव्वाल हैं। अब उनकी कव्वाली में जो रस है और जो एक कशिश है, उसकी वजह यह है कि वो क्लासिकल म्यूजिक के ऊपर उनका बहुत जबरदस्त सबूत था। ताल और सुर के ऊपर ये फैसलाबाद के लोग खास तौर पे जानते हैं, हम लोग जिन्होंने उन्हें हर गली कूचे में सुना, हर मज़ार के ऊपर सुना, वहां पे बड़े बड़े लोग आते थे और बड़े बड़े तबला नवाज खास तौर पे जो ताल के माहिरीन होते थे और बड़े बड़े साजिन थे जो कि मतलब राग के शौकीन होते थे, वो कानों को हाथ लगाते थे। वो इस कदर उनका उबूर था क्लासिकल म्यूजिक के ऊपर। बिल्कुल उसी तरह से मेरे ख्याल में नज्म का शायर जो है, अगर वो मैं नज्म को गीत कहूं तो गजल जो है वो क्लासिकल म्यूजिक है। चुनाचे हमें क्लासिकल जब तक म्यूजिक नहीं आएगा तो हम गीत किस तरह से गा सकते हैं। तो मेरा तो ये कॉन्सेप्ट इस बारे में बहुत क्लियर है और इस सिलसिले में मेरे जो दोस्त अहबाब हार्डकोर नज्म लिखने वाले हैं वो इससे बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं करते। वो कहते हैं कि नज्म की लफ्ज़ियात मुख्तलिफ होती है, इसकी ट्रीटमेंट मुख्तलिफ होती है। बिल्कुल होती है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपकी जो रूट्स हैं वो मजबूत हैं। अगर आप उर्दू शायरी कर रहे हैं, अगर आप उर्दू नज्म लिख रहे हैं, तो आप जरूरी है कि आप गजल से तालीम लें, जरूरी है कि आप गजल से तालीम, वरना जिस तरह आप जिस मुल्क में तशरीफ रखते हैं, आप तो खैर हम तो आपको उर्दू का दानिश्वर समझते हैं। इंग्लिश में अगर किसी ने लिखना है, किसी ने फ्रेंच में लिखना है या किसी और जुबान में लिखना है, वो बात अलग है। लेकिन अगर उर्दू में लिखना है तो हमें
हम गजल की खूबसूरती को और गजल का जो एक तरह से गजल जिस संघासन पे फायज है, हम उससे इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल सर। डॉक्टर साहब, आपने लसूड़ी शाह का जिक्र किया, मुझे आपका बचपन याद आ गया। आप जब पीएमसी में थे और रिगल सनमे के सामने हम वहां जमा हो जाते थे, तो यहाँ के जो दोस्त अहबाब थे, जो आपके हम असर थे, एक जो डिटेल है ना, मैं चाहता हूँ कि इस पर 2-4 मिनट की गुफ्तगू होनी चाहिए। आपका जो आगाज था, जो लोग आपके साथ थे, उनके बारे में। जी जरूर। देखिए, अपना बेग साहब उन दोस्त अहबाब से बखूबी वाकिफ हैं आप। खुशकिस्मती है मेरी कि हम लोग इकट्ठे ही इस माहौल में रहे हैं। मेरी जो ग्रूमिंग है बहैसियत शायर, वैसे तो मैंने शायरी का जो एक तरह से कहना चाहिए शौक स्कूल में पैदा हुआ था, साहिवाल में, जहाँ मजीद अमजद साहब के फ्री टाउन में ही मैं रहता था। लेकिन जब एफएससी करने के बाद पंजाब मेडिकल कॉलेज में बेग साहब में आया, तो वहां पे माहौल इतना खूबसूरत था कि हैरत हुई। बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त साहब जो कि प्रोफेशनल कॉलेजेस से ताल्लुक नहीं रखते, उनके लिए अर्ज है कि ये जो मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ये हैरत अंगेज किस्म की एक सिमिलैरिटी और पाई जाती है कि वहां पे इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा दूसरे शोबों से ताल्लुक रखने वाले बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं जो कि मेडिकल की तालीम लेने के लिए। मसलन शायर, मूसीकार, रक्कास, मुजस्समा साज, मुसव्विर, ये मेडिकल कॉलेज में ये लोग पाए जाते हैं। और हमारे पंजाब मेडिकल कॉलेज में ये लोग थे। देखिए, शायरों में आप देख लें तो हम लोग सबसे ज्यादा जिससे इंस्पायर थे वो डॉक्टर इफ्तिखार फैसल थे और हैं, सरगोदा में होते हैं। शायरों में बेग साहब बहुत सारे शायर ऐसे हैं जिन्होंने के बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल की और उन्होंने शायरी में बहुत कंट्रीब्यूशन किया, जिनमें जावेद अनवर मरहूम थे, साकिब नदीम हैं, नदीम हमारे पास हैं जी, अब वो आपके इंग्लैंड में हैं, हुसैन आबिद हैं जर्मनी में। तो ये वो लोग हैं जो कि आप साबिर रज़ा साहब, बहुत सारे लोगों को आपने हमारे कॉलेज में देखा है। हमें खुशकिस्मती है जब आप पढ़ने के लिए आया करते थे। तो ये हैं जो कि शायरी करते थे। अब्दाल हैं, वो अपना नसर के नावल लिखते हैं। इसी तरह गाने वालों में दिलावर अपना दावर थे। फिर तस्वीरें बनाने वालों में अज़ादार थे। ये वो लोग जो कि फनून लतीफ़ा से मुंसलिक थे। और ये एक अच्छा, मोहसिन मगियाना है, नाम मैं लेता जाऊंगा, ऐसे लोग मुझे याद आते जाएंगे। तो एक माहौल था, लिखने का एक माहौल था। और दूसरा ये है कि चूंकि ज़ियाउल हक का दौर था एक बहुत ही जबर वाला, और हम लोग सारे जो हैं वो प्रोग्रेसिव थे और इस मुज़ाहमती जो अदब है इसका एक हिस्सा थे। तो वहां से शायरी का आगाज हुआ और हम लोगों ने लिखना शुरू किया। तो उस जब हम फैसलाबाद में हम लोग आए, मैं और जावेद अनवर, हम लोग इकट्ठे ज्यादातर रहा करते थे। फिर यहाँ तो एक लिखने वालों की एक कहकशां थी, बहुत ही खूबसूरत लिखने वाले लोग थे, जिनमें कुछ अभी इस दुनिया में नहीं है। जैसे मैंने जावेद अनवर का कहा, अली शौकत ख्वाजा थे, इकबाल नवीर साहब भी आपके यहाँ पे हमारे यहाँ बर्मिंघम में भी हमारे अकाबरीन में हैं। अली ख्वाजा थे, फिर रियाज मजीद साहब हैं, और अरशद जावेद साहब, और अरशद जावेद हैं। ये वो लोग हैं जो कि हमारे सीनियर्स हैं। मैं उनके नाम आसिफ साहब के सामने ले रहा हूँ। और उसके बाद में आने वाली लॉट, हम लोगों के बाद जो लॉट आई उसमें अंजुम सलीमी है, मकसूद वफा है, नजर जावेद हैं। इन सारों को आप जानते हैं। एक से एक लिखने वाला खूबसूरत काबर जिलानी है, साकिब हैं, बहुत सारे। ये अच्छा, ये सारे लोग जो हैं, और ये खूबसूरती ये थी कि सब लोग हम इकट्ठे एक जगह बैठा करते थे, मुख्तलिफ टी हाउसेज में जो घंटा घर के इर्द गिर्द हैं। और आप जिस वक्त भी जाएं,
जिस वक्त जाए आपको वहां पे दोस्त साहबान मिलेंगे, बैठे हैं, चाय चल रही है और मुशायरा हो रहा है। तो ये एक चलते फिरते इदारे थे, इन लोगों से हम यंगस्टर्स जो हैं सीखते थे। और जब भी कोई बाहर से कोई सीनियर लिखने वाले आते थे, जैसे कभी अहमद नदीम कासमी साहब आ गए या फैज साहब आ गए या दूसरे किशोर नाहिद आ गई, तो फिर सारे लोग इकट्ठे हुआ करते थे और इनके थे। तो ये माहौल था। बेग साहब जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, लसूड़ी शाह का जो आप कह रहे हैं, वो असल में वहां पे उस्ताद प्यारे खान की एकेडमी थी। वो म्यूजिक की एकेडमी थी, तो उसमें हम बहुत सारे शायर और हजरात जो है वहाँ म्यूजिक सीखते थे। मैं वहाँ हारमोनियम सीखता था और हुसैन आबिद वहाँ पे वायलिन सीखते थे और साकिब नदीम वहाँ तबला बजाते थे और अंजुम सलीमी वहाँ पे बैंजो बजाते थे। तो ये शायर हजरात ने वहाँ से मौसीकी की तालीम हासिल की है उस्ताद प्यारे खान से, जो कि नुसरत फतेह अली खान के मामू थे। तो ये अपना बेग साहब को वो पुराना वाकया याद आ गया। लसूड़ी शाह एक मरकज था शायरों का, वहां हम लोग म्यूजिक सीखने जाए। जी हाँ। तो डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा कि कलाम शायर बाज़ुबान शायर की तरफ आया जाए। आपकी एक मशहूर ज़माना गजल है, वो चली तो नजर आई साहब, वो भी था। मैं पेश करता हूँ कि फूल इतने के दुहाई साहिब, वाह, वो चली तो नजर आई साहिब, वाह वाह। फूल इतने के दुहाई साहिब, वो चली तो नजर आई साहिब। क्या कहने। और उसने पानी से उठाया था खमीर हाँ, और फिर आग आई साहिब। वाह 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 आजाद। वाह वाह वाह। और सबने उस शोख को मजमून किया, हमने तस्वीर बनाई साहिब। वाह 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 वाह। और मैं भला कब नजर आ सकता था, उसने आवाज लगाई साहिब। क्या वाह कहने। वाह 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 वाह। और शौक मजबूरी में हम सुनते हैं, हाँ। आपकी हर्जा सराई साहिब। वाह 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 वाह। क्या- बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और दर्ज होती है हमेशा के लिए जख्म की कार रवाई साहिब। वाह 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 वाह। भाई साहब, क्या बात है। कि दुहाई साहिब, वो चली तो नजर आई साहिब। तो ये मेरा अपना बेग साहब, ये आपके लिए पेश खिदमत थी। डॉक्टर साहब, एक पहले जो तनकीद होती, जो नकाद होता था, वो तनकीद बराए तामीर होती थी। लेकिन कुछ अरसे से मुझे कोई ऐसा नकाद नहीं मिला जो रहनुमाई कर रहा। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल साबिर रजा भाई, आपने बिल्कुल बजा फरमाया है। असल में देखिए, बहुत ही मादूदे चंद और बड़ा खाल खाल हैं लोग जिनका क्या हम नाम ले सकते हैं इस मैदान में। मैं उर्दू तनकीद के हवाले से बात कर रहा हूँ कि अगर हम मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का नाम लें, जहाँ से ये काम शुरू हुआ था, हसन अस्करी का हम नाम लेंगे, मैं सलीम अहमद का नाम लूंगा, तो वजीर आगा साहब का नाम लिया जा सकता है। उससे होते हुए हम इस दौर में आते हैं। ये आपने बहुत ही बुनियादी बात की कि नक्काद को जिस पेडेस्टल पे होना चाहिए या जो हम तालिब इल्म एक्सपेक्ट करते हैं, वो उस तरह के लोग कम हैं, मौजूद हैं अभी भी पाकिस्तान में। चंद एक बहुत अच्छा तज्जिया निगार हैं मौजूद हैं, लेकिन उसकी मेरा ख्याल वजह ये है कि ये एक, जिसे कहते हैं ना कि ये छाती का सौदा है। ये बड़ा काम है। ये नक्काद को आलिम होना चाहिए। नक्काद के लिए जरूर, अगर वो उर्दू के नक्काद हैं तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ उनके पास उर्दू ही का इल्म हो। उनके पास मुख्तलिफ ज़बानों का जो शेर व अदब है उसका ज़ख़ीरा होना चाहिए। तारीख में जो अदब लिखा गया था उसके ऊपर उनकी नज़र होनी चाहिए।
उनके पास एनालिटिकल टूल्स होने चाहिए, उनके पास तजिया करने का तरीका होना चाहिए। अच्छा, फिर उन्हें गैर जानिबदार होना चाहिए, उन्हें किसी धड़ की तरफ नहीं जाना चाहिए, उन्हें किसी को उन्हें इंसाफ करना चाहिए। गोया जो नक्काद है वो सिर्फ नक्काद नहीं होता, वो एक मुनसिफ होता है, एक आदिल होता है, वो एक आलिम होता है। तो ये सारी खूबियां अगर जमा की जाए तो ये तो कोई वली अल्लाह किस्म की सूरत हाल बनती है कि एक सही नक्काद। हमारे यहाँ एक बदकिस्मती से एक रवाज ये पड़ गया है कि वो जिस तरह शेक्सपियर ने कहा ना कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, तो चंद किताबें पढ़ के और अपने आप को कहना कि मैं नक्काद हूँ और झंडा निकाल के ले आना, और उसके बाद डॉन बन के जो है सर्वेंटिस वाला डॉन, तो कत्लो कर देनी, तो ये बदकिस्मती हमारे यहाँ बहरहाल है। इसके लिए मैं तो जब भी ये बात होती है ना साबिर भाई, तो मैं एक कोट करता हूँ, मेरा दागिस्तान किताब। तो रसूल हमजा तोफ ने ना उसके अंदर एक चेकलिस्ट दी हुई है, 12 है मेरा ख्याल पॉइंट्स के, उनके ख्याल में नक्काद को ऐसा होना चाहिए। अच्छा, तो वो यही बात करते हैं कि देखिए आप अपनी बात, आप ये ना कहें कि फलां नक्काद जो है उसने ये कहा था, फलां ने ये कहा था, फलां ने कहा था। कहानियां हमें मत सुनाइए, आपको हमें अपनी बात बताएं, आप बताइए आपने क्या किया, एक चीज। और दूसरा ये कि एक दफा आप अगर एक बात करते हैं तो ये मुर्गे बात नुमा की तरह घूम नहीं जाना चाहिए हवा के हर झोंके के। और इस तरह की उन्होंने चेकलिस्ट बनाई हुई है जो कि नक्कादों के लिए एक मेरा ख्याल है बहुत बड़ी रहनुमाई है। तो मैं तो यही कहूंगा कि नक्काद हमारे यहाँ खुदा करे कि उस मयार के आए जो कि अभी हम जिन लोगों का तज़किरा कर रहे थे, जैसे कि हसन अस्करी हैं, या जिस तरह शमसुर रहमान फारूकी मरहूम थे, अनवर सदीद साहब थे, अनवर सदीद साहब, डॉक्टर अनवर सदीद साहब बिल्कुल थे। तो इस तरह के लोगों की, इस मायार के लोगों की कमी है। जी हाँ। डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहूंगा कि आपने शहर अफसाना इस्लामाबाद में, पहले तो आपकी कभी कभार मशायरों में मुलाकात हो जाती थी, लेकिन फिर अब एक वक्त ऐसा आ गया 2021 में जब हम देखते हैं तो पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर जहां कहीं भी कोई उर्दू गजल का कोई इज्तिमा होता है, मुशायरा होता है, तो आपके नाम को उसमें जो जितनी तेजी के साथ वहां लोगों ने पसंद करना शुरू किया, आया इस्लामाबाद की भी सूरत हाल जो तब्दील हुई है, आप समझते हैं कि आपने नज़म के हवाले से कोई अहम काम किया है कि शहर अफसाना को नज़म के कलम में आपने डाल दिया है? शहजाद बेग साहब, अपना ये आपकी मोहब्बत है। मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि इस्लामाबाद जो है वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद अब आहिस्ता आहिस्ता एक दबिस्तान की सूरत इख्तियार करता जा रहा है। जो नए दबिस्तान आए हैं उनमें से हम पुराने जो हैं दबिस्तान जैसे दिल्ली और लखनऊ का था, उसके बाद पाकिस्तान में अगर हम देखें तो लाहौर एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहा हमेशा से, कराची था। तो अब सरप्राइजिंगली पिछले कोई तकरीबन 10-1 साल से या एक अशरे से ज्यादा देखें तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मरकज बन गया है अदब का। आपने बिल्कुल सही कहा कि एक जमाने में इसको शहर अफसाना कहते हैं, क्योंकि अफसाना लिखने वाले बहुत बड़े बड़े जो अदीब थे, रशीद अमजद साहब जैसे हैं, मंशायात साहब इस तरह से हैं, और दीगर जो हैं बड़े बड़े अकाबरीन यहाँ पे मौजूद थे। तो ये ज्यादातर यहाँ पे नसर लिखी जाती थी। उसके बाद यहाँ पे शायरों ने आना शुरू कर दिया। आपको मालूम है कि इस्लामाबाद जो है उसकी अभी उम्र इतनी कुछ ज्यादा तो नहीं है, ऐसे 1960 में कहीं इसने बनना शुरू किया था। अब यहाँ पे चूंकि एक नस्ल एक जवान हो चुकी है,
और उनके दादा वगैरह फौत हो चुके हैं गाँव में, तो अब वो इसको शहर को ओन करते हैं और शहर में रहते हैं, हर ईद पे नहीं चले जाते। अब यहाँ पे लोगों ने रहना शुरू कर दिया, तो लोगों ने यहाँ पे आना शुरू कर दिया। अब सूरत हाल ये है कि मैं एक दिन बैठा सोच रहा था कि पिंडी और इस्लामाबाद में कम से कम कोई 30 से 35 ऐसे शायर हैं जिनको कि मैं कह सकता हूँ कि वो निहायत शानदार लिखते हैं। वो नुमाइंदा शायर हैं, वो सिर्फ पिंडी और इस्लामाबाद में है। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ किस तेजी के साथ शायरों का एक तरह से इज्तिमा। चुनाचे ये रावलपिंडी इस्लामाबाद जो है, ये शहरे अफसाना भी है, ये शहरे नज्म भी है, ये शहरे गजल भी है। इसमें जो अदब की जितनी भी असनाफ हैं और साथ तनकीद या नक्काद, तज्जिया निगार भी यहाँ पे उसी हवाले से मौजूद हैं। जैसे हमीद शाहिद भी यहीं पे हैं और दीगर लोग जो हैं लिखने वाले, वो भी तज्जिया करने वाले यहाँ पे मौजूद। सो इस लिहाज से ये यहाँ पे सारे लिखने वाले और तज्जिया करने वाले यहाँ पे लोग। बेग साहब जो बात कर रहे हैं वो मैं अब इसके बारे में कह सकता हूँ कि सिवाय इसके लिए उनकी मोहब्बत है। मैं चूंकि मुझे यहाँ पे रहते हुए बहुत देर हो गई, मेरी सर्विस सारी ऑलमोस्ट यहाँ गुजरी, बल्कि अब तो मुझे एक दिन मैं बैठा सोच रहा था कि इतना वक्त मेरा फैसलाबाद में नहीं गुजरा जितना पिंडी इस्लामाबाद में गुजरा, और रिटायरमेंट के बाद भी मैं यहीं पे हूँ। तो यहाँ पे चूंकि काफी लिखने का इत्तेफाक हुआ और यहाँ पे दोस्त अहबाब मिले, उन्होंने पजीराई की, उनको पसंद आ गई चीजें। खुशकिस्मती से फराख दिल लोग थे और हैं, और वो मोहब्बत से सुनते हैं, तो उस वजह से मेरी खुशकिस्मती है कि वो मेरी नज़्मों को पसंद करते हैं। तो बेग साहब मैं तो यही कहूँगा। और बेशुमार खूबियों के हामिल हैं। म्यूजिक से खास कोई शौक है। जब हम कभी म्यूजिक पे बात करेंगे तो फिर इनसे एक अलग प्रोग्राम करना पड़ेगा, और जब नावल पे बात करेंगे तो इनसे एक अलग प्रोग्राम इंशाल्लाह हम करेंगे, या जब इनको फुर्सत मिलेगी तो हम इनसे इंशाल्लाह अलग प्रोग्रामों में उन पे अलग गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब, ये जो जदीदियत, एक तो आपने जो जदीदियत पैदा की है, उसमें अब नज़्मों में तो नॉर्मली अल्फाज भी आ जाते हैं, दूसरी लैंग्वेजेस के भी आ जाते हैं, तो वो खूबसूरत भी लगते हैं। और जिस तरीके से नज़्म के हवाले से तो आपसे इसराह ली जा सकती है कि आप एक मोतबर नाम हैं उर्दू अदब में। तो जिन लोगों ने इनको एक मॉडर्निज्म के हवाले से नज़्मों को पेश करना शुरू किया है, जो शायरी को पेश कर रहे हैं, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? उसमें साबिर रज़ा साहब, मैं तो ये गुजारिश करूंगा कि इसके बारे में मेरा एक खास नुक्ता नज़र है, और मैं एक वैसे अदब के तालिब इल्म के ये समझता हूँ कि शायरी को बिलखुसूस आप मुख्तलिफ सांचों में रख कर नहीं कर सकते। शायरी एक मैं शायरी की आमद पर यकीन रखता हूँ और आवृत पे मैं कम यकीन रखता हूँ। इसी वजह से नस्वी जो नज्म है उसकी मुझे समझ नहीं। ये जो मुख्तलिफ खानों में बांटा जाता है कि ये मॉडर्निज्म और ये पोस्ट मॉडर्निज्म, इसके बारे में मेरा ख्याल ये है कि हमें इन नजरियात की अंधी तकलीद की बजाय हमें ये देखना चाहिए कि ये हमारे उर्दू अदब के ऊपर, या पाकिस्तानी उर्दू अदब जो है, पाकिस्तानी शायरी, इस पे ये किस हिसाब से एप्लीकेबल है, कैसे। मसलन आप देखिए एकेडमिक जो बातचीत है, जो कि हमारे पीएचडी के प्रोफेसर्स और मुदर्रिसीन जो हैं, असातिज़ा कराम जो करते हैं, जो अपने तलबा को सिखाते हैं, उसकी वजह शायद कोई और होगी कि वो इम्तिहान में पास होने के लिए, या थीसिस लिखने के लिए, या पीएचडी करने के लिए, या शायद
बाहर जो लोग रहते हैं उनको इम्प्रेस करने के लिए इस तरह की बातचीत की जाए या ना की जाए, लेकिन बात यह है कि हमारी ऑन ग्राउंड रियलिटीज क्या है, हमारी ऑन ग्राउंड रियलिटीज क्या है, और जब हम उनके ऊपर ये नजरियात सिंक्रोनाइज करते हैं, मुंतबिक करते हैं, तो वो कितने मुंतबिक होते हैं, कितने नहीं होते। मतलब जिक्सॉ पजल तो नहीं है कि हम बैठ के जोड़ के इसको बना दें। मसलन देखिए, ये जब मॉडर्निज्म शुरू हुई तो मॉडर्निज्म एक तरह से एक रिफ्लेक्शन था एक नई दुनिया का, जिस दुनिया में आप साबिर रजा साहब आजकल रह रहे हैं, जहाँ यूरोप में, कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो एक इंडस्ट्रियल वर्ल्ड बनी थी, जी। और तहजीब व तमद्दुन ने एक बिल्कुल नई अंगड़ाई ली थी और वो बदल गई थी। तो उस वक्त ये महसूस किया गया कि अब कुछ नया लिखा जाए, राइट समथिंग न्यू, जो पैब्लो नेरूदा ने जिस तरह से कहा था। तो वो एक रिक्वायरमेंट थी, एक एडवांस्ड, एक इंडस्ट्रियलाइज्ड मुआशरे की, ठीक है। अब ये 1750 से लेके 1840-50 तक का ये इरा है, बनता है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि इस 101 साल में, यानी कि 18वीं सदी के वस्त से लेके 19वीं सदी के वस्त तक यूरोप कहाँ पे स्टैंड करता था, उसका तहजीब व तमद्दुन क्या था, वो किस हद तक एडवांस हो चुका था। ये स्टीम इंजन और वाटर पावर और मैकेनिकल पावर और मशीनरी और मजदूर, ये सारे मामलात जो हैं ये इंग्लैंड के थे, फ्रांस के थे, जर्मनी के थे। अब वहां पे तो मॉडर्निज्म का है। अब इस दौरान यहाँ बड़े सगीर में क्या हो रहा था, कभी किसी ने नहीं सोचा। मुगलिया सल्तनत की उस वक्त क्या सूरत हाल थी, हमारा यहाँ का जो पॉलिटिकल फैब्रिक है वो किस तरह से तोड़ा फोड़ा जा रहा था, अंग्रेज किस तरह से एडवांस कर रहा था, किस तरह से पंजाब की सूरत हाल थी, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से बढ़ रही थी, रेलवे लाइन किस तरह से बिछ रही थी, और ये मुख्तलिफ जो प्रिंसिपैलिटीज हैं इनकी सूरत हाल क्या थी। और उसके बाद फिर ये 1857 वाली बातचीत आ जाती है। हम तो यहाँ पे थे, हम तो टूटे फूटे से, हमारे यहाँ तो कोई एक रियासत यहाँ पे है, एक रियासत वहां पे है, कभी इस बारे में लोग बात नहीं करते। मतलब जब पाकिस्तान बना है तो उस वक्त भी तकरीबन 584 प्रिंसिपैलिटीज थी। ये है बर्रे सगीर उस वक्त का, जबकि यूरोप में मॉडर्निज्म का नारा लगाया गया और मॉडर्निज्म वहां पे आई। तो ठीक है, मेरे ख्याल में वो वाली मॉडर्निज्म जो है वो हम अपने आप के ऊपर उस तरह से अप्लाई नहीं कर सकते जिस तरह के यूरोप में अप्लाई हुआ। इसी तरह ये पोस्ट मॉडर्निज्म अपना ये 1980 और के करीब जो है ना, ये बिल्कुल पीक पे पहुंची है 1980-90। अच्छा, अब 1980-90 में ये लोग, अंग्रेज जो है, ये यूरोप जो है, या वेस्टर्न राइटर्स जो हैं, ये डिसइल्यूजनमेंट इनको हो गई इससे, मॉडर्निज्म से। इन्होंने कहा कि ये जो ग्रैंड नैरेटिव्स हैं या एक मेटा नैरेटिव्स हैं या एक बड़ी बड़ी बातें जो हैं, लाइक ट्रूथ क्या है और साइंस के और फलाने नजरियात वगैरह, इनको खत्म करके प्लूरलिज्म की तरफ आना चाहिए और एक जो है ना मुख्तलिफ हमारा नैरेटिव होना चाहिए। स्केप्टिसिज्म की तरफ ये लोग आ गए, तो ये पोस्ट मॉडर्निज्म बन। अच्छा, अब 1980 और 1990 में कभी हमने सोचा है दोबारा घूम के कि हम वहां कहाँ पे? वो ज़िया-उल-हक का दौर था, इंतहाई घनौना दौर था। हम लोग तोड़ फोड़ में, यहाँ अफगानी जहाज शुरू था, यहाँ कत्लो गारत, और यहाँ पे मजहब को बना के जो हथियार और कत्लो गारत की जा रही थी, और हमारा क्लॉक जो है वो बिल्कुल रिवर्स कर दिया गया था। और ये जो अपना एरो ऑफ टाइम जो कहते हैं कि सामने को जाता है, हमारा तो टाइम पीछे की तरफ जाता है। हम तो साइंस की सारे जो कवानीन हैं हम उनको निगेट करते हैं। ये जो आजकल ब्लैक होल्स वगैरह और इधर उधर की बातें करते हैं सारे लोग, ये हमारे ऊपर ये चीजें जो है वो लागू नहीं होती। तो ये कहना कि हम पोस्ट मॉडर्निस्ट हो गए थे 1980 में, कैसे हो गए? तो मैं इसके बारे में जो है मैं टची हूं कि हम हर चीज को इंपोर्ट करना चाहते हैं,
और उसको इंपोर्ट करके अपने ऊपर सिर्फ इसलिए लागू करना चाहते हैं कि ये एक इंटरनेशनल मूवमेंट है। भाई इंटरनेशनल मूवमेंट है, क्या ये चीज हमारे ऊपर एप्लीकेबल है? लेकिन चूंकि हम हर चीज के इंपोर्ट के हम बड़े शौकीन हैं, हम बाहर से चीज मंगवा लेंगे, आपके इंग्लैंड से चीजें आएंगी धड़ाधड़ धड़ाधड़, मतलब ये आप क्या कहते हैं मेकअप का सामान ही देख लीजिए, फला देख लीजिए, मतलब किस किस की जरूरत नहीं है वो इंपोर्ट हो रही, फिर कहते हैं हमारा जो है करंट अकाउंट डेफिसिट में। हमारा जो तहजीबी और फनी करंट अकाउंट है वो तो हमेशा से डेफिसिट। हम आइडियाज इंपोर्ट करते हैं, मतलब अगर हम चीज एक्सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम हम आइडियाज तो इंपोर्ट ना करें। मैं इस सिलसिले में बहुत ज्यादा मैं हार्डलाइनर हूँ। मैं कहता हूँ कि इंडिजिनस हमारा जो फिक्र है, कम से कम हम अदब के बारे में तो सेल्फ रिलायंट हो जाएं, क्यों बाहर से मंगवाते। मैं इसके बारे में बहुत टची हूँ, और ये जितनी भी मूवमेंट्स हैं लाइक मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, स्ट्रक्चरलिज्म एंड डीकंस्ट्रक्शन, ये दीज आर ऑल एकेडमिक जगलरीज एंड इसको बैठ के ड्राइंग रूम में इसके ऊपर बहस की जा सकती है बड़ी जैसे शतरंज के। देखिए मेरे ख्याल में एक राइटर, पढ़ा लिखा राइटर, एक रोशन ख्याल राइटर हमेशा वही लिखता है जिस जमाने में वो पैदा हो। बिल्कुल सही। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि एक मछली जो है वो 2021 में अगर पैदा हुई है तो वो 2021 के पानी में ही तैरेगी ना। जी हाँ, जाहिर है। अब साहिल पे बैठ के हम उन्हें कहें कि ऐ मछली तू मुझे पता है कि तू 2021 के पानी में दरअसल नहीं तैर रही, तू तो उसमें तैर रही, तो वो मछली बहुत परेशान हुई। तो बाय डिफॉल्ट एक लिखने वाला शख्स जो है वो मॉडर्न होता है, उस जमाने का होता है, उसे बताने सिखाने की जरूरत नहीं है। बिलखुसूस शायरी में, शायरी में एक एफर्टलेसनेस होती है जिसको हम आमद कहते हैं। आप वारद होते हैं। अगर उसको इस तरह की पहनाई जाएंगी, उसको ब्राइडल्स और उसको लगामे इस तरह की पहनाई, उसमें एक तरह की जालसाजी आ जाएगी। इस सिलसिले में मेरे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हैं और मैं यही कहता हूं कि हाँ, अभी आप देख लीजिए ना साबिर रज़ा साहब, हम जिस मुआशरे में 2021 में, अब खुली खुली बातें दोस्त साहब आप बैठे हैं तो मैं करूंगा, 2021 में हम पाकिस्तान में जिस मुआशरे में रहते हैं वो उसमें अब भी फ्यूडलिज्म अपनी बदतरीन शक्ल में मौजूद। फ्यूडलिज्म खा वो सरदार हो, खा वो चौधरी हो, खा वो खान, मौजूद है और वो इस्तेसाल मौजूद। हमारे यहाँ शायद बहुत सारे लोगों को हैरत होगी, लोग अब भी गारों में रहते हैं। हसन अब्दाल के इर्द गिर्द हजारों लोग हैं जो कि अब भी गारों में रहते हैं। तो हमारे यहाँ तो गारों का दौर भी है, हमारे यहाँ पत्थर का दौर भी है, हमारे यहाँ फ्यूडलिज्म भी है, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया। तो हम किस तरह से अपने आप को फौरी तौर पे एक साथ मिला लें तहजीबी और तमद्दनी तौर पे उन लोगों के जो कि अपने आप को पोस्ट मॉडर्निस्ट समझते हैं। कहने का मकसद ये है कि हम बजाय इसके कि इस तरह की इल्मी और इंटेलेक्चुअल बहसों में पड़ें, हमें चाहिए कि हम वो लिखें जो कि हम पे बीत रही। बिल्कुल। हम पाकिस्तान में आप खुंजराब से लेके और गवादर तक चले, ये बहुत ही खूबसूरत मुल्क है और इसमें हर गली कूचे में इतनी कहानियां बिखरी हुई हैं। अभी आपकी ने जो इब्तिदा में साबिर साहब बात की ना, वो मुझे वो याद आ रही है कि यूरोप में कहने के लिए बहुत ज्यादा बातें आजकल इसलिए नहीं रह गई कि वो खुशहाली भी तो कुछ नहीं करने देती ना, या बहुत बड़े बड़े वाकयात जो होने थे वो गुजर चुके, जैसे कि जंग अजीम हो गई और उसके बाद ये आप बर्लिन की वॉल का सिलसिला हो गया और फिर रशियन की डिसइंटेग्रेशन हो गई वगैरह। लेकिन हमारे यहाँ तो नशेबो फराज इतने ज्यादा है, हमारे यहाँ कहानियां इतनी ज्यादा बिखरी हुई हैं कि टॉपिक्स खत्म नहीं होते। हाँ, मैं सिर्फ अफसाने की बात नहीं, अफसाने और नावल के लिए तो खैर बहुत ज्यादा टॉपिक हैं, नज्म कहने के लिए हमारे टॉपिक खत्म नहीं होते। तो हमें जरूरत क्या है कि हम सरहद के पार
यूरोप की तरफ देखें और कभी लैटिन अमेरिका की तरफ देखें और कभी अमेरिका की तरफ देखें। अच्छा, अभी एक दफा मुझे सुन के बहुत बड़े एक इंटेलेक्चुअल से बड़ी हैरत हुई। वो कहते हैं कि अब तो क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो गई है तो अब तो एक यूनिवर्सल सेंस ऑफ ह्यूमर भी है, मतलब अमेरिकन सेंस ऑफ ह्यूमर इज यूनिवर्सल सेंस ऑफ ह्यूमर। इस एक्सटेंट तो कहना शुरू हो गए कोई अमेरिकन सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। मैं नहीं मानता इस बात को। हर जगह का अपना सेंस ऑफ ह्यूमर है, हर जगह की अपनी तहजीब है। तो जो पाकिस्तान की तहजीब है, जो पाकिस्तान का तमद्दुन, जो पाकिस्तान की गली कूचों में जो कहानियां हैं, जो पाकिस्तान के गली कूचों में लोगों की वारदात है और जो लोगों के ऊपर बीत रहा है, हमें वो लिखना है, हमें वो लिखना चाहिए। उसकी वजह है कि शायर जो है वो सिर्फ, जिस तरह मैंने पहले अर्ज की, वो सिर्फ शायर नहीं होता है, वो तारीख दान होता है, वो मुअर्रिख होता है। उससे कल पूछा जाएगा उसकी किताबों से कि भाई आप 2000 में रहते थे तो आपने लिखा क्या आपने 2000 लिखा, या खाली बैठ के आपने एक जमालियाती खेल खेला। तो मैं ये चीज आपके साथ जरूर मैं शेयर करना चाहता था कि बजाय इस तरह की मुख्तलिफ तराकीब में पड़े हुए, और हमें चाहिए कि हम नेचुरल चीजें लिखें, जो हमारी वारदात है हम उसको। डॉक्टर साहब, यूरोप में भी अब जो कैपिटलिज्म है, जैसा कि आपकी गुफ्तगू को मैंने सुना भी है और हम नजरियाती तौर पर काफी करीब भी रहे हैं उस जमाने में, तो ये जो कैपिटलिज्म है ना, ये तो शुरू से राइज है। वो अपनी मुख्तलिफ शक्लें बदलता रहता है, कभी फ्यूडल आर्ट की शक्ल में आ जाता है, कभी कॉलोनिज्म में के आ जाता है, और कभी वो इंडस्ट्रियलिज्म में आ जाता है। क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट करने वाले, जो इंडस्ट्री भी तो तभी लगेगी कोई मालदार आदमी होगा ना, तो वो अपनी शक्लें तब्दील करता करता अब नई शक्ल में आ गया, जिसको ग्लोबलाइजेशन कहा गया है। और मैं समझता, और उसमें भी इन्वेस्टमेंट ही है ना जी, चंद लोगों के पैसे हैं जो सारी दुनिया में फैले हुए हैं, और उनके ऊपर बैंक्स हैं, से एलोकेट भी करते हैं और फिर कलेक्शन भी करते हैं। तो सोसाइटी को चलाने के लिए तो वो कैपिटलिज्म नई शक्ल में मौजूद है। जैसा कि आपने कहा कि हमारे यहाँ, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि पूरे बर्रे सगीर में भी, तो हमारे यहाँ वही फ्यूडल आर्ट ही है, वो उसकी नई शक्ल है। अब फ्यूडल आर्ट जो गांव में बैठा करते थे बड़े बड़े महलों में, अब वो शहरों में रहते हैं। साबिर रजा साहब, इसमें मैं आपसे अर्ज करूं, बहुत ही आपने अच्छा किया ये बात की है, और हम दानिशवरों को ये बात करनी चाहिए। इसमें मैं बजाय इसके कि किसी और की बात करूं, मुझे इसमें इस उन्वान के तहत जो सबसे ज्यादा बात अपील की है सरप्राइजिंगली, वो आइंस्टाइन की थी। आइंस्टाइन ने एक मजमून लिखा था 1950s में या 45 में मेरे ख्याल लिखा था, वाई सोशलिज्म। तो उसमें मैं ये नहीं कि मैं कोई सोशलिज्म का कोई प्रचारक हूं या कोई मैं ये करना चाह रहा हूं, लेकिन उसने उसके अंदर वो एक पढ़ने वाला, इट इज अ पीस ऑफ लिटरेचर, उन्होंने यही की है, उस जमाने में की थी, और वो आज उसी तरह से एप्लीकेबल है कि जो कैपिटलिज्म है, चूंकि उसका मोटिव ही प्रॉफिट अर्निंग है, कैपिटलिज्म है उसका मोटिव ही कंपटीशन है, चुनाचे जब ये दो चीजें मिलती हैं तो जो मुआशरा जन्म लेता है उसमें क्यास होता है। वो उन्होंने उसको इकोनॉमिक क्यास कहा। वहां पे जो तालीमी इदारे बनते हैं उनकी शक्ल इंतहाई घिनौनी होती है, क्योंकि वहां तालीम की बजाय लोगों ने अपना जॉब लेने के लिए और कम्पीट करने के लिए आगे जाना है। ये आइंस्टाइन कहता है। चुनाच हम अगर कहेंगे तो लोग कहेंगे जी ये तो शायर तो इधर उधर की हाँकते हैं, तो आइंस्टाइन तो नहीं हाँकता भाईजान, वो तो अब इस वक्त जो कैपिटलिज्म है वो वर्स्ट सूरत हाल में, ये इंसान की आप इस वक्त जो तन्हाई की सूरत हाल है और इस वक्त जो बढ़ती हुई खुदकुशियों की तादाद है, और ये एक अनब्राइडल्ड, एक बेलगाम घोड़े की तरह, ना हाथ बाग पर है न पा है रकाब में की तरह जा रहा है अपना सरमायादारी निजाम। और ये हमारा बनता है इस वक्त लिखने वालों का के बारे में लिखे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहूंगा, 70 की दहाई में, 80 की दहाई में, 90 की दहाई में हम अक्सर ये बात
आपसे सुनते रहे कि जो अदब है ये मुआशरे पर असरअंदाज होता है। आज हम जहां पर खड़े हैं, आज की जो अवाम हमारे साथ वाबस्ता है, हम शायरों से तवक्को रखती है, तो आज का जो अदब है ये मुआशरे पर असरअंदाज हो रहा है आपके ख्याल में? देखिए बेग साहब, अब इसको हम दो तरह से ले सकते हैं ना, कि इसको हम इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में अगर बात की जाए एक, और दूसरा जो है हम इसको अपने मुआशरे के हिसाब से देखें। तो बैनुल अक़वामी हिसाब से तो ज़ाहिर है बहुत बड़े बड़े लिखने वाले लोग, उनकी जो नज़रियात हैं या उनकी जो कुतुब हैं, उन्होंने तारीख में बड़े बड़े इनकलाब बर्पा किए। शायरों ने अपना किरदार अदा किया, नसर निगारों ने अपना किरदार अदा किया, फिलोसोफर्स ने अपना किरदार अदा किया। अभी आप देख लीजिए, अभी आइंस्टाइन की बात हो रही थी, तो आइंस्टाइन और रसल ने मिलके एक मैनिफेस्टो बनाया था कि ये जंग अजीम के बाद के ये काम आपने आइंदा नहीं करना। तो जिन लोग, ये जो जिम्मेदार लोग होते हैं, ये मुआशरों पर इस तरह से असरअंदाज होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ उस तरह से वो मैच्योरिटी अभी नहीं आई जो कि आनी चाहिए। जिस ईमानदारी के साथ हमें लिखना चाहिए, हम नहीं लिखते हैं। कम लोग हैं जो कि लिखते हैं, वो बावजूद खौफ की वजह से, या जो हमारी घरौनी तारीख रही है उसकी वजह से, या यही सरमायादारी निज़ाम जो है उसको एक तरह से ये लिखने, इल्म अदब को भी एक तरह से क्या कहना चाहिए, रोजगार का जरिया बनाने की वजह से, छोटे छोटे फ़वाइद की वजह से हम जो दानिश जिस सतह पे होनी चाहिए हमारे मुल्क में, उस सतह पे नहीं है। और इसीलिए तो मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि शायरों को और अफसाना निगारों को, लिखने वालों को चाहिए तारीख लिखें जिस दौर में वो रह रहे हैं। मैं आपको एक 3-4 लाइनें अगर आप इजाजत दें तो मैं एक दफा लिखी थी। ये एक नज़्म है, मुरम्मत कौन करता है, तो इसमें सुकरात आता है कराची। बिल्कुल, बहुत अच्छी, बिल्कुल अता करें। तो लोगों के साथ मुकालमा करता है, तो उसमें वो जब हमारे जिस तरह के माशाल्लाह लोग पाए जाते हैं, तो उसमें एक प्रोफेसर साहब बहुत ज्यादा आर्गुमेंट उनके साथ कर रहे होते हैं और डायलेक्टिकल चेन बनता है। तो उन्हें वो कहता है कि अगर दानिश के धारे जहर से लबरेज हो जाएं तो उनकी तह में उजली मछलियां रंगत बदलती। प्रोफेसर किसी भी मुल्क के दानिश्वरों की सोच में एक बार जब गुर्बत उतर आए तो सदियां चाहिए उस मुल्क के माथे पे चिपकी मुफलिसी की रात धोने को। अगर सूरज छोड़ोगे तो एक कतरे के आगे कुछ नहीं हो। क्या बात। हमारी जिम्मेदारी है कि जो नाइंसाफियां या जो बदनुमाइयां या जो इस्तेहसाल या जो जबर हो रहा है, हम उसको बयान ही बयान करें, और साथ साथ जो मुआशरे की खूबसूरतियां हैं, जो रानाइयां हैं, उनको भी उसी तरह से बयान करें। मुनसिफ का किरदार अदा करना पड़ता है शायर को। फिर कहीं जाके जो है ना, किसी मुल्क में जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो ऐसे दानिश्वर और ऐसे भिखारी पैदा होते हैं जो कि मुल्क की तकदीर को बदल देते हैं, उनको रास्ता दिखाते हैं। तो ऐसे लोगों का इंतजार है हमारे। डॉक्टर साहब, आपने एक तवील जो अदबी सफर है वो हमारे सामने है, कुतुब की शक्ल में। आप शहर इक़्तिदार में इस्लामाबाद में विराजमान है, लेकिन इसके बावजूद आज तक आपको कुछ नहीं दिया गया। आपने कभी महसूस किया ये? क्या चीज? जो अनामात की शक्ल में शायरों, दीबों, दानिश्वरों को अता किए जाते हैं। नहीं, उसका बेग साहब वो तो मेरा नहीं ख्याल कि अदब जो है वो कोई इनामात वगैरह के लिए लिखा जाता है। ये तो एक है अपना, आपका एक फर्ज है, आप उसको अदा करते जाएं। बाकी देखिए, जहां तक इनामात का सवाल है, वो हमारे यहाँ मेरिट पे नहीं दिए जाते, हो जाता है। और लिखत को या अपने दानिश को या
अपने अदबी काम को मेरा ख्याल है किसी इनाम, किसी मेडल वगैरह के साथ मुंसलिक करना या उसकी उम्मीद रखने से शायद आपके लिखने में फर्क आता है। इस तरफ नहीं जाना चाहिए। इनामात होने ही नहीं चाहिए, मेरे ख्याल में नहीं होने चाहिए। आपकी राय अच्छी है। आपकी राय अच्छी। आप और मैं जानते हैं, मैं जिन जिनको मिले। हाँ, नहीं, क्योंकि इंसान, मेरे ख्याल में इंसान सारी जिंदगी अब कुछ ना कुछ करता रहता है। जब इबाद के चक्कर में पड़ जाएगा तो इनामात के चक्कर में पड़ जाएगा तो उसका जो काम है वो रुक जाएगा। ये देखें, ये भी एक सरमायादारी निजाम की माशाल्लाह देन है ना कि हम अपने इल्म और अदब को रोजगार के साथ और रिटर्न के साथ मुंसलिक करते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये तो एंटीथीसिस है अपना, क्या कहना चाहिए, अदब का और एक तरह से जो कमिटमेंट है उसका। ये नहीं होना चाहिए सरकारी तौर पे जो इनामात वगैरह देते हैं, हर 14 अगस्त को आके खड़े हो जाते हैं और ड्रामा सा होता है। इसका कोई जवाब नहीं, मुझे तो बहुत अजीब लगता है। डॉक्टर साहब, एक जरा मुख्तलिफ सा सवाल है कि जो जैसा कि आपने कहा और आपने फरमाया कि जो फैब्रिक ऑफ सोसाइटी है वो तार तार हो चुकी है। अब हमें आने वाले वक्त के लिए उसको रिपेयर करना है या कोई नई फैब्रिक को तैयार करना? बहुत अच्छे। देखिए अपना साबिर रज़ा साहब, बात ये जाहिर है कि हम लिखने वाले लोग जो हैं वो एक तामीरी सोच रखते हैं, कोई तस्वीर की तरफ हम लोग मायल नहीं होते। चुनांचे मैंने जिस तरह पहले आपसे अर्ज किया, हम पाकिस्तान की जब मिसाल लेते हैं, मैं बहुत हार्ड कोर पैट्रियोटिक पाकिस्तानी हूँ बावजूद, और मुख्तलिफ इख्तलाफ, जितनी मैंने सख्त बातें की इन सब के बावजूद आप यकीन कीजिए कि मैंने काफी दुनिया देखी हुई है, अपना अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, आपके विलायत में भी मैं आया हुआ हूँ, यूरोप को देखते हुए भी ऑस्ट्रेलिया तक गया हूँ। ये पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क, रिसोर्सेज से भरपूर। हम लोग नाशुक्रे हैं, हमारे ऊपर किसी की बद्दुआ है और इस वजह से हमें लीडरशिप नहीं मिलती और हमारे इस तरह के नशीब अप्स एंड डाउन्स आते हैं। हमें मौजूदा अपने वसाइल को बरूए कार लाते हुए, जिसमें कि सबसे बड़ा जो रिसोर्स है वो ह्यूमन रिसोर्स है, इसको बरूए कार लाते हुए ये हमारे दानिश्वरों की भी जो है एक जिम्मेदारी है कि हम अपने मुल्क को, और ये जो जिस फैब्रिक की हम बात करते हैं उधड़े हुए को, इस तरह से सिएं कि ये एक शानदार मुल्क बन जाए। मैं तो इस उम्मीद को अपने दिल में मैं रखता हूँ कि करे कि इस तरह से, और इस तरह से होना चाहिए। हमारे पास सारे वसाइल हैं और मैं इस बारे में पुरुमीद भी हूँ, इंशाल्लाह ऐसा होगा और इसमें दानिश्वर भी अपना किरदार अदा करेंगे। डॉक्टर साहब, आज जहां पर मुशायरा खड़ा है, जिस तरह के आपने शायरों के एक हजूम में से अपना रास्ता बनाया, लेकिन मैं ज़ाहिर इंतजामी तौर पे जब कभी ऐसे तजर्बा से गुजरता हूँ तो मेरे अहद के जो शुरा कराम है ग्रुपों की शक्ल में मुशायरे में उतरना पसंद करते हैं। आपने कभी ऐसी कोई फरमाइश नहीं की, ये क्या है हमारे दरमियान, ये दो राय क्यों हैं हम दोनों? बेग साहब, इसमें देखें ना आप, एक चीज जो नहीं होनी चाहिए हमारे यहाँ, वो यही धड़ेबंदी जिसकी आप बात कर रहे हैं। ये अनफॉर्चुनेटली मैंने देखी है, हमारे शहर में भी होती थी, आपको पता है, फैसलाबाद में बहुत ज्यादा। इसी तरह आप, जब मैं लाहौर में आया तो फिर वहां भी मैंने देखी, फिर इस्लामाबाद में आया तो यहाँ भी मैंने देखी। अभी जो मेरे हम उम्र हैं, अब मैं जानबूझ के नाम नहीं लेना चाह रहा, उसकी वजह है कि रंजिशें पैदा हो जाती हैं। उसमें कुछ बहुत बड़े बड़े नाम हैं, अकाबरीन हैं, जिससे हम लोगों ने सीखा है। मुझे समझ नहीं आती कि हमारा जो उर्दू अदब है उसकी वो स्टैंडिंग इंटरनेशनल अभी वो नहीं है कि
जिस पे हम फख्र कर सकें। हम जब मुख्तलिफ दूसरे देखते हैं अदब, जिस तरह आप साबिर रज़ा साहब उन लोगों में बैठे हुए हैं, जैसे यूरोप है, जैसे लैटिन अमेरिका है, देख लीजिए, लैटिन अमेरिका, क्या बात है, क्लासिक। क्या आप इवन बंगला देख लें, देख लीजिए, और दूसरे देख लें, तो उसमें हमारे उर्दू, मुझे खुशी इसलिए होती है कि गजल के हार्डकोर गजल गो जो हैं वो एक नज्म के शायर को ये इज्जत देते हैं और उनको बुलाते हैं। ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। हालांकि यहाँ पे अमूमन नज्म और गजल के दरमियान जो है ना तफावत की कोशिश की जाती है। तो मुझे ये सारे लिखने वाले, मैं कहूँगा पाकिस्तान के जितने भी चीदा संजीदा लिखने वाले हैं, खा वो नसर निगार हूँ, खा वो नज्म निगार हूँ, गजल गो हूँ, तजजिया निगार हूँ, मेरा ख्याल है उनमें से मेजॉरिटी जो है वो तो मेरी पर्सनल दोस्त है, मेरा जाती दोस्त है। और घर में मेरे वो लगा रहता है मेला, लोग आए रहते हैं, आपस में कई दफा वो एक दूसरे को आंखें दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन कई लोगों की सुलह भी हो जाती है। तो मैं इस बारे में, यही मेरी राय है, मैं किसी धड़े को पसंद नहीं करता। कोशिश की गई, और मैं ये जो अदबी सियासत है इसको बहुत ही बुरा समझता हूँ। और इन्हें मैं ये कहता हूँ, मैंने कहा देखें मेरी बात सुने, हम लोग ज़ियाउल हक के दौर में, मैं मेडिकल कॉलेज की यूनियन में था और मैं सख्त तरीन यूनियन में रहा हूँ। हमें सियासत जो है वो तो बचपन से आती है, तो चुनाचे आप हमें सियासत मत सिखाइए, और वो भी अदब में सियासत का कोई काम ही नहीं है सिरे से, आप लिखें। मेरा ख्याल है जिन लोगों को लिखने में इतनी ज्यादा, जो लोग सीरियस नहीं है शायद, वो इस तरह की धड़ेबंदियों में पड़ते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, बहुत ही बुरी बात। डॉक्टर साहब, एक शायर जब गजल में 5 या 7 अशार कहता है तो जाहिर है कि उसका जो प्राय ख्याल है मुख्तलिफ होता है। जब आप अपनी मुख्तलिफ कहानियों को या अफसाने को मंजूम करते हैं तो आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होती? देखें, ये इसमें मैं वही बात करूंगा बेग साहब दोबारा कि गजल कहना और नज्म कहना ये मैलान तबा है, ये मुख्तलिफ मिजाज होते हैं। कुछ लोग हैं वो मसलन गजल गो जो आपको हर वक्त मिलते रहते हैं अपना बेग साहब, हमारे साथ घूमते फिरते बाद औकात होता है ना इस तरह का वाकया कि ओ हो रुके 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 शेर हो गया है, तो रुक के उनका शेर सुनते हैं। तो वो गजल जो है वो 3-4 दिनों में, बाद औकात 3-4 महीनों में मुकम्मल होती, बाद औकात 1-2 घंटों में मुकम्मल हो जाती है। तो वो गजल कहने का तरीका ये होता है कि 4-5 शेर, जिस तरह आप फरमा रहे हैं, वो जब 4-5 शेर जमा हो गए तो गजल बन गई। उसका दौरानिया भी हो सकता है, जब भी आमद होगी तो हो जाएगा। नज्म जो है वो और तरह से होती है, जैसे आप फरमा रहे हैं, वो एक कहानी चलना शुरू होती है दिमाग के अंदर, और वो ऐसा ऐसा एक शक्ल इख्तियार करती जाती है। मैं अपनी वारदात आपको बता रहा हूँ, मुझे ये मालूम नहीं है कि दूसरे नज्म निगार कैसे लिखते हैं, लेकिन मेरे साथ यही होता है कि एक आइडिया जो है वो आपके ज़हन में बार बार स्ट्राइक करना शुरू करता है, और वो मटीरियलाइज, मैच्योर होता चला जाता है, और फिर वो इस नहज पे आ जाता है कि उसको आहंग लगना शुरू हो जाता है, और उस आहंग के ऊपर लफ्ज लगने शुरू हो जाते हैं, और फिर वो आप तक आता है, तकरीबन 90% आप तक आता है, तो आप उसको लिख लेते हैं। बाकी 10% आप कह लीजिए कि एक तरह से आवर्द होती है। तो ये बात, अब ये दोनों जो है ना अपना वारदातें, ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। गजल और तरह से अपना वरूद करती है और नज्म और तरह से उतरती है। तो ये अपनी अपनी तबीयतें हैं, और फिर वही बात के बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, खुशकिस्मत कह लीजिए या हमजहत कह लीजिए, जो कि ये दोनों असराफ जो हैं इनका लुत्फ बराबर लेते हैं। वो दोनों नज्म और गजल दोनों चीजें लिखते हैं, वो खास लोग होते हैं। अच्छा, कोई अपनी जिंदगी का ऐसा यादगार वाकया सुनाइए। मेरे तो आप यकीन कीजिए साबिर साहब कि वाकयात ही वाकयात है। बाद में मैं सोचता हूँ कि इतने वाकयात पता नहीं एक आदमी के साथ
कैसे हो जाते हैं। तो मैं आप, लेकिन फिर वही बात कि जब किसी से कहा जाए कि फलां चीज सुनाए तो फिर सोचना पड़ता है। अब इस बहस में हम लोग नहीं जाएंगे कि हल्का ठीक था या तरक्की पसंद मुसन्निफीन ठीक थे या हमारे पुराने लोग जो हल्के में थे उन्होंने क्या किया। लेकिन जो हल्का अरबाब ज़ौक़ है इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। मेरे ख्याल में हल्का अरबाब ज़ौक़ एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। अपना क्या कह लीजिए कि पिछले 60-70 साल में बहुत सारे लोगों को इन्होंने ग्रूम किया है। लेकिन इसमें एक दो चीजें जो इख्तलाफी मैं समझता हूँ वो ये है कि जरा ये रिजिड है। मसलन एक साहब ने गजल पेश की या एक साहब ने एक अफसाना पेश किया, अब उन्हें इजाजत नहीं है कि वो बोलें। अब ये कहाँ का कानून है? मेरे ख्याल में वो शख्स जिसने अफसाना लिखा है उससे बेहतर उस अफसाने को कोई भी नहीं जानता। उसी की है, उसकी प्रॉपर्टी है। एक दफा मैंने इन्हें कहा भी था कि आप इसको बिल्कुल एक सहीफा ना समझें, ये हल्का अरबाब ज़ौक़ है, ये ऊपर से नहीं उतरा हुआ, ये खुदा न खास्ता मेरे कहीं किसी सहीफे में नहीं लिखा हुआ, हम लोगों ने बनाया है। मसलन मैं आपको बताऊं, एक दफा मैं हल्के का इजलास की सदारत कर रहा था और एक साहब बड़े अहम भिखारी, उन्होंने अपना पेश किया अफसाना और इतनी बेहुदा तनकीद हुई उसकी, इतनी फजूल तनकीद, ना उसका कोई सर ना उसका कोई पाँव, और बेशतर लोग जो है वो पढ़ के भी नहीं आए हुए थे वो चीज। भैया आप पढ़ें तो सही, आप बहस पर आए बहस। और मैं उनकी हालत देख रहा था जिन्होंने पेश किया, वो काबिल दीद थी, काबिल रहम थी, वो उनको पसीना आ रहा था और वो उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। जैसे आपने किसी शख्स को बांधा हुआ हो और उसको बांध के आप मारें। तो वहां भी मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखिए मेरी बात, सबसे काबिल रहम तो बेचारा ये है जिसने अफसाना आपके सामने पढ़ के सुना दिया। अब आपको अगर ये समझ नहीं आया आप उलमा को, तो आप इससे पूछ लें, गुनाह नहीं होगा। अच्छा, इस बात पे वो बहुत परेशान हो जाते हैं। देखें आप गुज़श्ता 60-70 सालों की आप रिवायत को तोड़ रहे हैं। मैंने कहा यार मैं माफी चाहता हूँ, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। तो ये वो चीजें हैं जिसके बारे में इनको सोचना चाहिए, अपना इज्तिहाद करना चाहिए, मतलब इतने हार्डकोर नहीं हो जाना चाहिए। हल्का अरबाब ज़ौक़ एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसको रिविजिट करना चाहिए, इसको जरा थोड़ा सा रोशन ख्याल बनाना चाहिए मेरा ख्याल। तो बेग साहब ये इसकी बिल्कुल कंट्रीब्यूशन है, इनको जरा थोड़ा सा इसको पॉजिटिव लाइंस पे चलना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी बात में से एक बात निकलती है, अगर हल्का अरबाब ज़ौक़ में या अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन के इजलास में जो लिखने वाला बंदा है वो अपनी चीज के बारे में कोई राय कायम करके आता है, तो फिर हल्का अरबाब ज़ौक़ या तरक्की पसंद मुसन्निफीन के इजलास में आने का मतलब फौत नहीं हो जाता? ये रोशन है इसका। नहीं, आप सही कह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि दानिश्वर जो है उसको बड़ा रोशन ख्याल होना चाहिए, खा वो किसी भी साइड से ताल्लुक रखता है। मैं तो इस चीज पे यकीन भी रखता हूँ और आप यकीन कीजिए, आप जानते भी होंगे यकीनन के जितने भी लिखने वाले हैं, खा उनका कोई भी स्कूल ऑफ थॉट, वो मेरे करीब हैं, मेरे दोस्त हैं। मैं तो अपनी जाती आपको मिसाल दे सकता हूँ कि एक इंतहाई कट्टर मौलवी भी मेरा दोस्त है और एक शदीद कम्युनिस्ट भी मेरा दोस्त, और वो उन दोनों को भी पता है कि हम इसके दोस्त हैं, वो आपस में दोस्त नहीं। तो मैं तो इस चीज पे यकीन रखता हूँ कि सुनना चाहिए। और हमारा मुआशरा जो है ना बेग साहब, वो दिन ब दिन ये जिस हम शिकस्त और रेत की बात कर रहे थे, अभी रजा साहब के साथ भी बात हो रही थी, दिन ब दिन इनटॉलरेंस इसमें आती जा रही है। हमारे यहाँ जो एक बर्दाश्त करने की कुव्वत है वो दिन ब दिन ज़ायल होती जा रही है और हम बड़े सख्त मिजाज होते जा रहे हैं, बहुत सख्त मिजाज होते जा रहे हैं। हम एक दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं, कट मरने के लिए तैयार हो जाते हैं फौरन। अब आप देख लीजिए, हम तारीख में इतनी अच्छी अच्छी मिसालें हैं। मसलन आप मुझे एक दफा मैं जब सोचता हूँ, विजुलाइज करता हूँ, तो मुझे बहुत मजा आता है कि गालिब के शागिर्द हाली थे। अब हाली
कहाँ गालिब, कोई एक शदीद मौलवी, दूसरा मैं नोश। और लेकिन जब वो यादगार गालिब लिखते हैं, हाली तो इतनी मोहब्बत से अपने उस्ताद का जिक्र करते हैं, इतनी मोहब्बत से उनकी सवाने लिखते हैं, इतने शानदार तरीकों से उनके अशार की तशरीह करते हैं, ऐसे लगता है जैसे वो किसी एक बहुत ही पाकीज़ा शख्सियत के बारे में लिख रहे हैं। सर सैयद खान कर ले रहे हैं, मौलाना मोहम्मद आजाद की आप बात। अच्छा, नीचे आ जाए आप, शोरिश काश्मीर ले लीजिए, जोश मौदूदी साहब के साथ बातें किया करते थे। ये मैं वो मिसालें दे रहा हूँ जो कि हमारे सामने की हैं या किताबों में लिखी हुई। अभी आप देख लें कि छोटी सी बात पे लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, नजरियात सामने आ जाते हैं और एक तरह से कत्लो गारत की तरफ लोग चल पड़ते हैं। उसकी वजह ये है, ये भी हमें सरमायादारी निजाम की देन है कि क्या कहना चाहिए, चिड़चिड़ापन इस कदर ज्यादा हो चुका है, बर्दाश्त की कमी इस कदर ज्यादा हो चुकी है कि हम अपना जो मतमा नजर है वो खुल के दूसरे तक बयान नहीं कर सकते। लोग खौफजदा है, तो अगर लोग खौफजदा होंगे वो खुल के बात नहीं करेंगे, जब उनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो दानिश जो है उसके धारे इसी तरह ये जहर से लबरेज होंगे, जिस तरह मैंने अर्ज किया। डॉक्टर साहब, अब आखिर में आप अपनी एक कोई नज्म जो आपको पसंद है, आपको तो सभी चीजें आपकी पसंद होंगी, लेकिन जो आप समझते हैं कि वो आज पेश की जाए तो वो आप पेश कर दीजिए। मैं आपको कोलाज नज्म की चंद बंद पेश करता हूं। जी अच्छा। नज्म का साबिर रज़ा साहब, कोलाज। उसने मुट्ठी के गुलदान में टहनी रखी, पत्तियों के किनारे चमकने लगे, फूल भरने लगे और छलकने लगे। वाह वाह वाह। और उसने पांव धरे घास के फर्श पर, पांव का दूधियापन सिवा हो गया, सब्जा पहले से ज्यादा हरा हो गया। वाह वाह। और उसने रेहले दहान पर सुखन जो रखा, वाह। रेहले दहान पर सुखन जो रखा, हर समात के पर्दे को जुज़्दा किया, शामिले जहां किया जुज़्द ईमान। वाह 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 वाह। और अर्ज किया है कि गीले साहिल ने जब उसके पांव चखे, गीले साहिल ने जब उसके पांव चखे, उसके नमकीन लबों को में फतूर आ गया, बहर को जायके का शऊर आ गया। वाह 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 वाह। और उसने भादों के उपटन से चेहरा रंगा, वाह। उसने भादों के उपटन से चेहरा रंगा, कौसे रंगी को गर्दन पे ज़ेबा किया, नर्म सूरज की टिकिया को बिंदिया किया। वाह 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 वाह। और मैंने चुटकी सुफूफे शफक से भरी, फिर पढ़ा उसकी आंखों की तहरीर को, भर दिया कामनी मांग के चीर को। और हमने शाखे शबिस्तान से लम्हे चुने, उसने उजली कलाई को गजरा दिया, मैंने बहरे तमन्ना को बजरा दिया। वाह 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 वाह। और साहब आपको पेश करनी थी। तो ख़वातीनो हजरात, आज आपने देखा ये एक छोटी सी नशिस्त जी तो करता है कि इनसे बातें किए जाएं। अदा करता हूँ डॉक्टर वहीद अहमद साहब का कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी मुझे और शहजाद बेग साहब को, जो हमेशा मेरे साथ होते हैं। इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों दोस्तों का। खुश रहें।